भोजपुरी में ऐसा भी एक एरा चल रहा है कि वहाँ पे कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टर्स हैं जो अभी भी उसमें कब्जा करे हुए हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। शुभ नाम क्या है? मुस्कान दीक्षित। देखा ऐसन बा मुस्कान जी। जी। भोजपुरी में जितना लोग आईना है या तो नचनिया हवा या बजनिया हवा, और जेके पब्लिक देखे ले वह दिखाई देला। बुझाइल कि नहीं बुझाइल? तो हम नाच नहीं सकीला, गा तो सकीला मगर नाच नहीं सकीला। भोजपुरी डांस अश्लीलता के लिए ज़्यादा फेमस है। भाई जब कपड़ा उतरने के बाद पैसा मिलत है तो कपड़ा पहनौले का जरूरत बा? हैं? दुनिया पैसा ही पीछे चलत है ना। ये नहीं जानते हो कि हम कपड़े लेके नहीं जा पाए। कई एड मेरे छीने अमिताभ बच्चन जी ने, कई एड मेरे सौरभ शुक्ला जी ने छीने हैं, लेकिन हमको इसलिए परेशानी नहीं होती है कि आई एम नॉट अ स्लैब, आई एम नॉट बाउंड टू ब्रेड एंड बटर। भोजपुरी सिंगिंग क्यों छोड़ी और भोजपुरी से हिंदी फिल्म का सफ़र किस तरीके से तय किया? देखिए भोजपुरी मैंने छोड़ी नहीं है, क्योंकि मेरी मदर टंग है तो मदर को कोई छोड़ेगा क्या? नहीं। बट हर व्यक्ति की दो लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। प्रोफेशनली मैंने हिंदी अडॉप्ट किया हुआ है, बट पर्सनली मेरी भोजपुरी है। जाता है बॉलीवुड और नेपोटिज्म का नाता बहुत पुराना है। जब आप इस मूवीज़ में जा रहे हैं तो आप देखते हैं क्या अभी इस फील्ड में नेपोटिज्म कितने हद तक हावी है? नेपोटिज्म पहले भी रहा है, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि लोहे की बुरादे को चुम्बक अपनी तरफ घसीटता है, पीतल को नहीं घसीटेगा। लोहे का बुरादा जो है वो चुंबक में चिपक जाएगा। अब इसे चाहे आप सरनेम चाहे नेपोटिज्म का दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो बॉलीवुड का आदमी बॉलीवुड वाले को ही अपनी तरफ घसीटेगा। बड़े काम की चीजें हूँ मैं, हाँ यारो समझो जरा। बड़े काम की चीजें हूँ मैं, हाँ यारो समझो जरा। हा 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 हा। नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कई मूवीज़ में बहुत अच्छे रोल किए हैं। हमारे साथ हैं आरसी पाठक जी, जिन्होंने महारानी 2 मूवी में हुमा कुरैशी के फादर का रोल किया था, रेड मूवी में सीएम का रोल किया था, और ऐसी कई सारी मूवीज़ हैं जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे रोल किए हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे। तो सर, आपने किस तरीके से इस फील्ड में आने का सोचा? क्या प्लान था या क्या कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ? इस बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं आरसी पाठक जहां बैठा हूं, इस पूरी प्रमाइसिस के मालिक और ऑर्गेनाइजेशन अमृत विचार समाचार पत्र को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे यहां आने के लिए एक अवसर प्रदान किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जहां तक मेरी इस रंग यात्रा का मतलब है, चूँकि मेरे पिताजी बैंकॉक में भोजपुरी सिंगर हुआ करते थे, और बेसिकली मैं भी सिंगर ही हूँ आज की तारीख में। उनकी विरासत मैंने आगे बढ़ाना शुरू किया। मैं भी उनके साथ साथ गांव में एक फाग गाया जाता था, चैता गाया जाता था, तो मैं भी उनके पीछे पीछे उंगली पकड़ के चला जाया करता था। लोग गाते थे, मैं देखता था, सुनता था। धीरे धीरे अपने पिताजी की विरासत को मैंने आत्मसात किया और गाना शुरू किया। माँ सरस्वती की कृपा थी, कंठ में बैठ गई आकर के, और ये कामयाबी मुझे प्राप्त हुई। मैंने महुआ चैनल में अपना विजुअल स्टार्ट किया टीवी के ऊपर। ये मेरा फर्स्ट एफर्ट्स था। मैंने करीबन 9-10 महीने वहाँ पर ब्रांडिंग की, मनोज तिवारी, कल्पना पटवरे, शारदा सिन्हा के साथ। परंतु उस दरमियान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डिपार्टमेंट ESI कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में एक कर्मचारी की हैसियत से काम कर रहा था, तो मेरे ऊपर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू होते थे, इसलिए फुल फ्लेज में वहाँ काम नहीं कर पाया।
इस दरमियान मेरे दिमाग में आया कि अगर मैंने नौकरी ज्वाइन की है तो मुझे किसी न किसी दिन सेवानिवृत्त भी होना पड़ेगा। तो मैंने बहुत दूर तक अपनी निगाह दौड़ाई कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद क्या करूँगा। तो मैंने ऑटो प्लान किया, क्योंकि फ्यूचर प्लान तो जल्दी कोई सफल नहीं कर सकता है, बट ऑटो प्लान किया कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद इस कला क्षेत्र में ही, रंगमंच के क्षेत्र में ही उतरूँगा, बेशक उसका स्वरूप कुछ भी हो। बेसिकली मैं थिएटरिस्ट हूँ, बोले तो थेस्पियन, रंगकर्मी। मैंने 1978 से थिएटर स्टार्ट किया और ऑल ओवर इंडिया मैंने परफॉर्मेंस दी हुई है। कुछ मैंने एक्ट भी किए हैं एज आर्टिस्ट और कुछ मैंने नाटक डायरेक्ट किए हैं। मुझे संगीत की जानकारी होने का बहुत फ़ायदा मिला। मैं अपने जितने भी प्ले करता था सब मेलोडियस होते थे और संगीत से भरे होते थे। गाने मैं खुद लिखता था, कंपोजिंग खुद करता था, गवाता भी आर्टिस्टों को मैं ही था, सारी चीज़ें मैं करवाता था। यानी आप कह सकते हैं कि ऑल इन वन था मैं, है ना। तो ये जब मेरा सफ़र शुरू हुआ रंगमंच का, तो 2005 में मुझे एक पहली फिल्म मिली जिसका नाम था आंदोलन। कोई ख़ास चली नहीं, लेकिन हाँ, कैमरे के सामने खड़ा होने की जो एक हिचक थी वो उस फिल्म से ख़त्म हुई। हालांकि मैं मंच का आदमी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी, फिर भी कैमरे का एंगल क्या है वो टेक्निकली मैं नहीं जानता था, क्योंकि कोई आदमी पेट से सीख करके तो आता नहीं है, धीरे धीरे सीखता है। तो फिर पहली पिक्चर हुई, इसके बाद मेरी दूसरी पिक्चर डेढ़ इश्किया थी, फिर तीसरी पिक्चर नील बेटा सन्नाटा थी, इस प्रकार रेड थी और सतीश कौशिक जी की कागज़ थी। फिर मैंने नील बेटा सन्नाटा के बाद वाई चीट इंडिया की, मैंने कागज़ की, फिर मैंने आपके राम प्रसाद की 13वीं की, और इसके बाद मैंने हमारे 12 की, और मैंने गर्मी की, महारानी 2 की, मिर्ज़ापुर 2 की। इस प्रकार लगभग मैं करीब 52 मूवीज़ मैं कर चुका हूँ। और मेरी आने वाली जो फिल्में हैं वो जय श्री राम है, साउथ की है ये मेरी मूवी। एक मरियम मूवी है जो बुसान फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हो चुकी है, और आने वाली मेरी केजीएन मूवी है, सुजाता मूवी है। 4-5 मूवीज़ अभी मेरी रिलीज़ होनी बाकी है। तो भोजपुरी सिंगिंग क्यों छोड़ी और भोजपुरी से हिंदी फिल्म का सफ़र किस तरीके से तय किया? देखिए, भोजपुरी मैंने छोड़ी नहीं है, क्योंकि मेरी मदर टंग है, तो मदर को कोई छोड़ेगा क्या? नहीं। बट हर व्यक्ति की 2 लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। प्रोफेशनली मैंने हिंदी अडॉप्ट किया हुआ है, बट पर्सनली मेरी भोजपुरी ही है। आज भी जब मैं स्टेज परफॉर्मेंस करता हूँ तो वर्सेटिलिटी के साथ करता हूँ। मैं गज़ल सिंगर भी हूँ, मैं फोक सिंगर भी हूँ, और भोजपुरी गाने मैंने महुआ पे गाए हैं और सुना भी इन लोगों ने है अभी। तो इस प्रकार जो है मैं जितनी परफॉर्मेंस देता था वेरिएशन के साथ देता था। अगर कोई मुझसे डिमांड करता था गज़ल हो जाए तो मैं गज़ल कर देता था, अगर फोक हो जाए तो भोजपुरी फोक कर देता था। तो मैंने भोजपुरी छोड़ी नहीं है, उसको मैंने रिजर्व करके रखा हुआ है। जब कभी मुझे मंच पर खड़े होने का मौका मिलेगा तो मैं ये बता दूंगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी मदर टंग क्या है। अब मेरे गाने के बोल से ही लोग समझ जाएंगे कि ये भोजपुरिया है। इसलिए मुझे अपने आप को ये सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे अपीयरेंस से ही लोग जान जाएंगे। कला के क्षेत्र में बहुत सारी विषमताएं हैं। नंबर 1, जहाँ तक थिएटर की बात है, थिएटर भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक नौटंकी भी है, उसका भी ज्ञाता हूँ मैं। गुलाब भाई के साथ मैंने बहुत काम किया है। लेकिन जब मैं बॉलीवुड में गया तो मैंने वहाँ पर 3 वेरिएशन देखे। एक वेरिएशन क्या था, भोजपुरी इंडस्ट्री। दूसरा वेरिएशन क्या था, सीरियल। और तीसरा वेरिएशन क्या था, हिंदी मूवीज़। तो मैंने ये महसूस किया कि भोजपुरी कलाकारों को हिंदी इंडस्ट्री वाले दोयम दर्जे का समझते हैं। दोयम दर्जा समझती हैं आप? सेकंड क्लास, ठीक है। और सीरियल के कलाकारों को तृतीय दर्जे का समझते हैं, थर्ड क्लास। तो मेरे दिमाग में बात ये आई कि क्यों ना फिर हम फर्स्ट क्लास में यात्रा करें। तो मैंने फिर हिंदी को प्रेफर किया।
और चूंकि मेरी पर्सनल लाइफ तो दूसरे हिसाब से चलती है, बट प्रोफेशनल लाइफ मेरी तीसरे हिसाब से चलती है। ऐसा नहीं कि मैं ब्रेड एंड बटर के लिए काम करता हूँ, मगर रोटी दाल के अलावा भी कुछ प्रत्येक व्यक्ति के और कुछ खर्चे भी होते हैं, उसके लिए मैं बॉलीवुड करता हूँ। मैं रोटी दाल के लिए नहीं करता, बाकी लोग करते होंगे, मैं अपना इस एज को एंजॉय करता हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम ESI कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, आई स्टार्टेड एज एन आर्टिस्ट इन बॉलीवुड. I have done about more than 50 movies. All are big movies. इसके अलावा क्या आपने, कहते हैं ना टीवी सीरियल से स्टार्ट करना, क्या कोई रोल, जब क्योंकि मुंबई गए होंगे तो आपको डायरेक्ट कोई बड़ी मूवीज़ में ऐसा नहीं होता है कि काम मिल जाता है, तो वहाँ पर मुंबई जाने का सफ़र कैसे हुआ, और उसके अलावा कैसे आपने छोटे छोटे रोल्स किए या किस तरीके से आपने मुंबई में अपनी शुरुआत की? मुंबई जाना इसलिए हुआ कि मैं ऑलरेडी इससे पहले गवर्नमेंट जॉब से पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करता था। वो था, मैं कंपनी थी सारा भाई केमिकल, मैं वहाँ केमिस्ट था। तो मेरी पोस्टिंग बेलाड स्टेट बम्बई में थी, तो मैं वहाँ शाम को थिएटर भी करता था। तो 2-4 लोगों से मुलाकात हुई तो मुझे काम मिलना शुरू हो गया सीरियल में, सावधान इंडिया वगैरह में, या जो ETV का आता था पहले, वो आता था एक शो, नाम मुझे नहीं आ रहा है याद इस समय, हैं, हाँ, तफ्तीश। कई मैंने 8-10 शो तो लखनऊ में ही किए उसके, और कितना मिलता था मालूम है? 1 शो का 500 रुपया वो भी किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैंने सावधान किया तो उसमें 5000 पर शो मिलता था, पर डे मिलता था। तो धीरे धीरे मेरा ग्रेडेशन होता चला गया। आज की तारीख में मोर देन 20,000 लेता हूँ पर डे, या पैकेज लेता हूँ। तो ये मैंने कोई खास स्ट्रगल नहीं किया, बस इतना मैंने डिसाइड कर लिया जब मुझे पता चल गया कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कि सीरियल वाला क्या कॉन्फ़िगरेशन है, भोजपुरी वाला क्या कॉन्फ़िगरेशन है, हिंदी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो जब मैंने ये हमको पता लग गया इस बॉलीवुड में, तो मैंने वही चुना जो मेरे कैरियर के लिए, मेरे सर्वाइवल के लिए, मेरे पॉकेट खर्च के लिए जो मुफीद होगा वही मैं करूँगा। ऐसा नहीं, मैंने कसम नहीं खा रखी है कि अगर कोई अच्छा सीरियल मिल जाए, ग्रैंड एपिसोडिक जो मैथोलॉजिकल मिल जाए, महाभारत या रामायण इस टाइप का कोई बड़ा, तो मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है। और कोई बड़ी पिक्चर मूवी मिल जाए भोजपुरी भी जिसमें अश्लीलता ना हो, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कई मूवी, हिंदी मूवी छोड़ दी सिर्फ इस वजह से, 2-3 दिन काम करने के बाद भी, कि उसके डायलॉग अनसोशल थे, इरिलेवेंट थे, एब्यूजिंग थे। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस डायलॉग, because I am a social person, I have a reputation among we people. कहा जाता है बॉलीवुड और नेपोटिज़म का नाता बहुत पुराना है, तो नेपोटिज़म क्या आप, जब क्योंकि आप इस फील्ड से नहीं थे, जब आप इस फील्ड में गए तो आपको क्या कुछ देखने को मिला? क्या आप भी उसका शिकार हुए, या कभी आप, जब आप इस मूवीज़ में जा रहे हैं तो आप देखते हैं क्या अभी इस फील्ड में नेपोटिज़म कितने हद तक हावी है? देखिए, नेपोटिज़म पहले भी रहा है, अब भी है, और भविष्य में भी रहेगा। क्योंकि लोहे की बुरादे को चुम्बक अपनी तरफ घसीटता है, पीतल को नहीं घसीटेगा। लोहे का बुरादा जो है वो चुंबक में चिपक जाएगा। अब इसे चाहे आप सरनेम चाहे नेपोटिज्म का दे दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, तो बॉलीवुड का आदमी बॉलीवुड वाले को ही अपनी तरफ घसीटेगा। जहाँ तक मेरा पर्सनल बात है, मैं इसका शिकार नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ का मुझे ज़रूर थोड़ा सा सामना करना पड़ा कि यहाँ पर जो इस्टेब्लिश है उसको स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और जो फुल्ली इस्टेब्लिश नहीं है उसको थोड़ा कम तरजीह दी जाती है। कई पिक्चरों में मेरे जैसे रोल थे जो एक सीनियर एक्टर के साथ, सीनियर क्या, आप सीनियर यूँ कह सकती हैं कि वो एज में तो कम हो सकते हैं मगर काम ज़्यादा किया होगा, उनके साथ मेरा जब कन्वर्सेशन हुआ, एक्टिंग हुई, कन्वर्सेशन हुआ, तो कुछ सीन मेरे उड़ा दिए गए। तो ये पार्शियलिटी तो फिल्म में चलती है, और ये चलती इसलिए है कि देखिए मैं आपको बताऊं इसका बेसिक फंडा क्या है। जो भी प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, कोई रिश्तेदारी नहीं निभाने आया है, वो सोचता है कि हमें किसको फुटेज देने पर मार्केट की हमें TRP मिलेगी। भाई, एक प्रोड्यूसर कहता है किसी आर्टिस्ट से, मैं तुम्हें क्यों लूँ, मैं एक
1 अरब की पिक्चर बना रहा हूँ, तुम हमें कितना रिटर्न करवाओगे? 1 रुपया खर्चा करने के बाद 1 रुपया 25 पैसे हमें दो तो हम तुम्हें लेंगे, और अगर 95 दोगे तब भी नहीं लेंगे हम। तो ये सीधा सीधा बॉलीवुड का फंडा है कि वहाँ पर जो भी आर्टिस्ट जाएगा उसकी मार्केटिंग होती है। आरसी पाठक की मार्केटिंग तभी होगी जब आरसी पाठक के चेहरे से लोग आएंगे हॉल में देखने, या ओटीटी पर देखने, या XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखने, तभी तो मुझे पैसा देगा वो, कोई खेल तो करेगा नहीं। तो ये होता है वहाँ पर। इसके लिए आप चाहे पार्शलिटी कह लीजिए, चाहे नेपोटिज्म कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, बड़े बड़े आर्टिस्ट फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक की पिक्चर हिट ही हो जाए, लेकिन है क्या, ये चलता है कि अगर अमिताभ बच्चन के साथ मेरा कोई करेक्टर आए तो अमिताभ बच्चन को तरजीह दी जाएगी, मुझे उतनी तरजीह नहीं दी जाएगी। कई एड मेरे छीने अमिताभ बच्चन जी ने, कई एड मेरे सौरभ शुक्ला जी ने छीने हैं, लेकिन हमको इसलिए परेशानी नहीं होती है कि आई एम नॉट ए स्लैब, आई एम नॉट बाउंड टू ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे उतना चाहिए ही नहीं, लेके जा नहीं पाऊंगा, है ना, उतना नहीं चाहिए हमें। तो उतना चाहिए जितने में हम हंसते रहें, आपको हंसाते रहें और लोगों को मुस्कुराता हुआ देखते रहें। रिटायरमेंट के बाद जैसे आप अब फुल्ली मूवी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो फ्यूचर क्या प्लान सोचा है अभी? फ्यूचर प्लान यही है, इसी फील्ड में आगे बढ़ना है आपको? इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। और अभी जो कमियां हमारे अंदर, ऐसा तो नहीं, कोई भी आदमी मुकम्मल नहीं होता, मरते दम तक कोई भी शख्स मुकम्मल नहीं होता है, कुछ न कुछ कमियां उसके अंदर बनी रहती हैं। उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। और मेरा जो फैमिली स्टेटस है, एक बेटा मेरा कस्टम में है और मेरी बेटी बॉम्बे में है। लाइबिलिटीज इस नाम की कोई नहीं कि इनकी शादी करनी है, तो इसलिए मुझे अपने आप में ही सुधार करना है, जो कुछ भी कमियां हैं उनको फुलफिल करना है। एक हम लोग टिट-बिट राउंड करते हैं जिसमें आपको आपका फेवरेट चीज़ जो मैं पूछूंगी वो आपको उस बारे में बताना है। तो फेवरेट एक्टर? मेरा फेवरेट एक्टर जो है, आपको सुनकर ताजुब होगा, नाजिर हुसैन। फेवरेट एक्ट्रेस? निरूपा राय। फेवरेट सॉन्ग हिंदी या भोजपुरी में भी कैटेगराइज कर सकते हैं आप? हिंदी में जो स्टार्ट आपने जो क्वेश्चन किया सॉन्ग के बजाय अगर आप सिंगर पूछें तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरे आइडियल कौन कौन है मैं आपको बता रहा हूँ। हेमंत दा, उनसे इन्फ्लुएंस्ड हूँ। जो मेरी वॉइस है थोड़ा बंगाली टोन पर है, तो मुझे जो हेमंत दा से राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल, हा 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 हा, ये मेरे फेवरेट दा हैं मेरे, जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। और तलत महमूद साहब, लाली लाली ओठवा पे चुवे लाल लैया हो की रस चुवेला। इसके अलावा अभी आपका जो फेवरेट रोल जो आपने अब तक किया उसमें से कोई एक फेवरेट रोल? अभी तक जो मैंने 2 रोल किए हैं, महारानी 2 में मैंने हुमा कुरैशी जी के फादर का, और चीफ मिनिस्टर के लिए मैंने 3-4 फिल्में कर डाली हैं बतौर चीफ मिनिस्टर। तो फेवरेट करेक्टर होता, रोल नहीं होता है। फेवरेट करेक्टर क्या, पॉलिटिकल है मेरा और नेगेटिव भी। मेरा जो फेस कैलॉग है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट अंदर बाई हार्ट तो पॉजिटिव हूँ, बट फेस नहीं मेरा पॉजिटिव हो, नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं तो इमोशनल आपसे बात करते करते आंसू बिना ग्लिसरीन के गिरा दूंगा, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि एक होता है ना कि ऊपर वाला जब बना के भेजता है, किसी को सॉफ्ट भेज देता है, किसी के चेहरे पर देखेंगे खिसियाहट रहती है, ये उसके तमाम सारे सांचे हैं, किसी को भी किसी में डाल देता है। अब जैसे भाई साहब का चेहरा बड़ा स्मूथ है, इनका देखिए स्माइलिंग है स्मूथ, ये है ना। जब मुझे कास्टिंग करनी होती अपने थिएटर की, तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि कौन आदमी क्या करेक्टर कर पाएगा। अब अगर मुझसे कहिए मोची का करेक्टर करने के लिए, कैन इट बी पॉसिबल? नो। मैं तो या तो खतरनाक सेठ का करूंगा, या मुनीम का करूंगा, या डॉक्टर का करूंगा, या वकील का करूंगा, या जज का करूंगा। तो ये कैलॉग बोलता है। थिएटर लाइफ में जो आपने थिएटर्स किए होंगे उनमें से जहाँ जहाँ आप, क्योंकि आप बहुत जगह पे गए होंगे थिएटर करने, तो सबसे बढ़िया प्लेस कौन सी लगी? और नवाबों के शहर लखनऊ के बारे में भी थोड़ा। चंडीगढ़ बेस्ट प्लेस फॉर थिएटर, जहाँ पर एंट्री आती है। और इसके बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अपनी कल्चरल मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें 7 जोन्स हैं।
जिसमें ईस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन है, नॉर्थ जोन है और वेस्ट ईस्टर्न है, मतलब इस तरह के 7 जोन हैं। तो अलग अलग जोन जो होते हैं ना, अब जैसे साउथ जोन है चेन्नई में, चेन्नई है, और वेस्ट जोन बॉम्बे है, और नॉर्थ जोन पटियाला इलाहाबाद है, लखनऊ भी है उसमें। तो इस तरीके से जोनल होता है। ईस्ट जोन है कलकत्ता है। तो हर जोन अपना अपना जो है अपना परफॉर्मेंस करवाता रहे। तो मैंने सारे जोन में काम किया हुआ है और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वेस्ट बंगाल की होती है थिएटर के मामले में। तो उन्हीं से मैं इंस्पायर हूँ। एक चीज़ देखी जाती है कि आजकल के युवाओं में ना एक्टिंग का बहुत जोश सवार है, तो वो मुंबई और बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते जहाँ उन्हें काम मिल जाए। मगर क्या, क्योंकि हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो मुंबई जाने के बाद आज के, क्योंकि हमारे जेनजीज हैं जो बहुत सारे इन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से काम करें और किस तरीके से वो आगे बढ़े कि उन्हें हेल्प मिले या उनका जो एक्टिंग करियर है वो आगे बढ़ पाए। एक न्यू कमर जिसकी उम्र 18 साल है, जिसकी उम्र 18 साल है, 18 साल से लेकर के 23 साल तक वो सिर्फ थिएटर करे, वर्सेटाइल थिएटर करे, जिसमें सिंगिंग भी शामिल है, डांस भी शामिल है, एक्टिंग भी शामिल है। ये तीनों चीज़ें 5 साल जब वो रगड़ के करेगा, ईमानदारी से करेगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसे किसी इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं, ये वो लोग चलाते हैं जिनकी या तो मार्केट डाउनवर्ड्स जाती है, बच्चों को ला करके लाखों रुपए लेते हैं। एक्टिंग कोई सीखने सिखाने वाली चीज़ नहीं होती है। कुछ टेक्निकलिटी है एक्टिंग में जिसे बताया जाता है, बट एक्टिंग जो है बाय बर्थ होती है, वर्थ ऑफ गॉड होती है। एक्टर जो है वो अगर कोई सीख के बनना चाहे तो नहीं बन सकता, हालात से बनेगा। आप देखो ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, दिस इज एक्टिंग। आप हंसे ना, अभी ऐसे किया ना, दिस इज आल्सो एक्टिंग। ये सब नेचुरल है और ये आदमी नहीं कर पाता। अभी मैं कह दूं किसी से ऐसे करो तो नहीं कर पाएगा, और फिर वो स्टाइल मारेगा, ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, ये करेगा ना। हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल नेचुरल एक्टिंग है। वो ज़माना गुजर गया, सामा हुआ ख़त्म। अब आज की तारीख में क्या है कि नेचुरल एक्टिंग, मेथड एक्टिंग चलती है। हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, तभी तो पब्लिक इन्वॉल्व होगी। भाई नीचे जो ऑडियंस देख रही है आपको हॉल के अंदर, वो आपसे कब इन्वॉल्व होगी? तो तभी इन्वॉल्व होगी जब वो देखेगी कि ये जो स्क्रीन के ऊपर हमारे घर की हालात चल रही है। तभी तो उस समस्या से जूझेगा, वो देखेगा, चाहे वो लव हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे कहीं कैसा भी अफेयर हो। सोसाइटी में जैसे जितने सारे अफेयर्स होते हैं, वो अगर ऐसे बनाए जाएं, इस तरीके के बनाए जाएं, ऐसे डिलीवरी की जाए कि लगे कि हमारे घर में ये घटित हो रहा है, तभी तो ऑडियंस उसको बैठ करके देखेगी। अब इसके बाद क्या होगा कि लड़के ने कुछ गड़बड़ कर दिया, अब पत्नी क्या करेगी, ये लोग क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं? तो इसके लिए नेचुरल आना पड़ेगा। अगर एक्टिंग कर दिया तो बेकार हो जाएगा। मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल आर्टिस्ट हूँ, वो भी थिएटर। बेसिक मेरा थिएटर ग्राउंड है। मेरे अंदर इसका एक बड़ा भारी वाकया है। 1979 78 के बाद 1 साल बाद मैं बीमार पड़ गया। सब लोग सुनिएगा इसको। मैं बीमार पड़ गया। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने नीचे ऊपर देखा, नाली उड़ी देखी, कहने लगे भाई आपको तो फीवर है। हम कहा, ठीक है। कहला ऐसा करो, जाओ पैथोलॉजी जाओ, अपना जांच करा के आओ। मैं पैथोलॉजी गया, मैंने रिपोर्ट ला के दी। तो मैं उतना जानकार नहीं था। आज की तारीख में तो मैं फुल मुझे पता है पैथोलॉजी कैसे क्या की जाती है, सारी जानकारी मुझे मेडिकल लाइन की है। मैं लेकर के रिपोर्ट गया डॉक्टर को। डॉक्टर ने समोसे ऐसा मुँह बनाया। हम कहा क्या हो गया भाई, ये समोसे ऐसा मुँह क्यों बना लिया? बोला यू आर सपोज टू नो मोर इन फ्यू डेज। आई गो व्हाट हैपेंड? कहने लगे बहुत गड़बड़ है। अब हमारी भी नीचे से ऊपर तक जो है सांस चलने लगी। बोला तुम्हारे अंदर एक चीज़ है। हमने कहा क्या है? कहने लगे तुम्हारे अंदर जो है एक्टिंग का वायरस घुस गया है और ये तुम्हारी डेड बॉडी के साथ ही निकलेगा, चाहे जब निकले। सो है अभी। तो ये वायरस बहुत तगड़ा बैठा है आपके ऊपर और अभी लॉन्ग लास्टिंग है ये वायरस। ये लॉन्ग लास्टिंग वायरस है, ये अभी आगे और चलेगा। अभी आपने अपनी एक हाल में मूवी के बारे में बताया कि राजकुमार राव के साथ आपने लखनऊ में शूट किया है। उसके बारे में कुछ थोड़ा सा अगर आप बता। मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हूँ
वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, राजकुमार राव भी मेरा स्टूडेंट है। और लोगों को यही बताता हूँ कि भाई यहाँ से निकलने के बाद इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करिए। यूनिवर्सिटी का नाम रोशन होगा तो आपके घर के माँ बाप का नाम रोशन होगा, हमारा भी नाम रोशन होगा। यही उनको शिक्षा देता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि भोजपुरी, जैसे आप बोल रहे हैं ना, भोजपुरी में ऐसा भी एक कहरा चल रहा है कि वहाँ पे कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टर्स हैं जो अभी भी उसमें कब्जा करे हुए हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। शुभ नाम क्या है? मुस्कान दीक्षित। देखा ईसन बा मुस्कान जी। जी। भोजपुरी में जितना लोग आईना है, या तो नचनिया हवा या बजनिया हवा, और जेके पब्लिक देखे ले वह दिखाई देला। बुझाइल कि नहीं बुझाइल? तो हम नाच नहीं सकीला, गा तो सकीला मगर नाच नहीं सकीला। कैसे? हमारे एक अपन एक स्टेटस है, और जितना चाहे वो खेसारी भाई ने, चाहे तोरे कौन कौन है भाई, पवन हैं, और क्या है, हैं? दिनेश हैं, निरहुआ, ये सब नचनिया रहे हैं, सब नचनिया हैं, लवंडा हैं ये सब। अब भाई पब्लिक जिसको, एक ठो और है वो कलुआ पटना वाला, वो है ना, तो सब नचनिया हैं ये। तो हम नचनिया नहीं बन पाएंगे भाई। हम कोरियोग्राफर तो कोरियोग्राफी करा देंगे, हमें पता है कि कैसे क्या करना है सब, बट क्या है, हम नचनिया नहीं बन सकते। हैबिट है अपनी अपनी। नचनिया को कौन क्या कहा जाता मालूम है? ये बहुत मीठे लोग हैं, जिसकी कमर थोड़ा सा किसी मेल में अगर लचक खा के चलेगी, कहीं मीठा जा रहा है। ये हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है वर्ड, बताया हमने। तो क्या है कि इसलिए जिसको पब्लिक लाइक करेगी भैया वही जो दिखेगा वो बिकेगा। हम वो नहीं कर सकते। हमने इसीलिए ये फील्ड छोड़ करके हमने हिंदी में डाल किया। हिंदी में जो डांसर और डांसर है, इन लोगों को प्रमोट किया गया है बतौर डांसर, और सिंगर भी हैं, ऐसा नहीं है, भोजपुरी सिंगर भी रहे हैं, इसमें कुछ हैं। तो पब्लिक जिसको लाइक करेगी उसमें ना हम आप कुछ नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर पैसा वहीं लगाएगा जहां उसको रिकवरी होगी। तो अब उसमें अगर लोग अश्लीलता लाइक कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो वो डालेगा। अब इसका ये काम तो सेंसर का है कि हम कितनी दूरी तक जाएं उसको रोकने के लिए। सेंसर को क्या पड़ी है भाई? सेंसर अपना एक मापदंड लिए बैठा है कि हम यहाँ तक अलाउ करेंगे, यहाँ नहीं गए ये सर्टिफिकेट दे देंगे, बात खत्म। तो अब क्या है कि जो एक ट्रेंड चल पड़ा है वो चल पड़ा है, इसी से बिजनेस होता जा रहा है। जब बिजनेस हो रहा है, और बिजनेस में तो जानती है कोई समझौता तो करेगा नहीं। फिर बुझाइल कि नहीं बुझाइल? हमारी बतिया समझ में आइल? हाँ। कहते हैं ना भोजपुरी में जो मतलब डांसिंग, भोजपुरी डांस वो अश्लीलता के लिए ज़्यादा फेमस है। अरे भाई, जब कपड़ा उतरने के बाद पैसा मिलत है तो कपड़ा पहनौले का जरूरत बा? हैं? दुनिया पैसा ही पीछे चलत है ना। ये नहीं जानते हो कि हम खोपड़ी लेके नहीं जा पाई, लेकिन अब पैसे के पीछे जो है सब गेम चलत है भाई। तो हम और आप नहीं कुछ कर सकीला। जे जो देखल चाहता, हालांकि हम आपको बता दें, कोई भी न्यूड फीमेल को नहीं देखना चाहेगा, थोड़ा ढका देखना चाहेगा। तो अब वो लोग जैसा लोग दिखा रहे हैं वो तो मैं उसको कभी कतई सपोर्ट नहीं करता हूँ, इसीलिए अवॉइड करता हूँ। इसमें रेपुटेशन खराब हो जाती है। मैं उस ज़माने का हूँ जिसमें गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबे, नैहरवा छूटल जाए, विदेशिया, उस ज़माने का हूँ मैं। और जिसमें एक अच्छे जिसमें लता जी ने गाया है, आशा भोसले ने गाया है, चित्रगुप्त म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं उसके, मतलब क्लासिक लेजेंडरी। और क्या संगीत है उनका। वो है ना उनका गाना तलत महमूद का है, मैंने अभी सुनाया था ना, लाली लाली ओठवा वाला, ये उसी का है। हेलन ने डांस किया है, बताइए, फोक डांस किया हेलन ने उसमें। ऐसा नहीं है, पहले 3-4 पिक्चरें बहुत अच्छी बनी भोजपुरी की, और आइडियल पिक्चरें रही हैं, जिसको उस ज़माने में, उस ईरा में अपने पूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने जो है फाइनेंस भी करवाया था बिहार गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं है, लेकिन आज की तारीख में लोग इतने ज़्यादा अश्लील मानसिक रूप से हो गए हैं कि अश्लीलता ही देखना चाहते हैं, और इंडस्ट्री भी उनको वही परस के देती है, क्योंकि धंधा करना है, बात धंधे की है, इसलिए चल रहा है। अब इसको रोका कैसे जाए अगर आप पूछें तो हमसे, इसका रोकना जो है ये पब्लिक के ऊपर ही डिपेंड, ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि वो तो जानता है पब्लिक अगर हाल में जाना बंद कर दे, बस काम खत्म।
नहीं बनाएंगे वो, हमें नहीं देखना है। लेकिन वहाँ क्या है, भोजपुरी का सिस्टम मालूम क्या है? भोजपुरी का सिस्टम ये है, आपको कानपुर या लखनऊ में किसी टॉकीज में भोजपुरी फिल्म नहीं मिलेगी, सिंगल स्क्रीन पर भी नहीं मिलेगी, मल्टीप्लेक्स तो छोड़ दीजिए आप। इसका बाज़ार कहाँ है? पटना है। बम्बई में वो एरिया, स्लम एरिया, जहाँ भोजपुरी वाले ज़्यादा रहते हैं, एक हाल में, छोटे से हाल में लगा दिया गया। तो इसकी मार्केट वो है, जनरल मार्केट नहीं है। पटना में दिखेगा आपको, कलकत्ता में दिखेगा, ये सब चीज़ें वेस्ट बंगाल में दिखेगा। जहाँ पर भोजपुरी वाले जेंट्री ज़्यादा है, वहाँ के सिनेमाघरों में ये ज़्यादा चलती है, और उसी से इसकी कास्ट आती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये भोजपुरी पिक्चर 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ के अंदर अच्छी पिक्चर बन जाती है। हिंदी पिक्चर इसमें नहीं बनेगी। हिंदी पिक्चर की स्टार्ट की 1 करोड़ से होती है और 100 करोड़ तक जाती है। कम पैसा लगता है इसमें, आराम से आदमी बना लेता है, बेच बाच लेता अपना। 2-4 अगर गाने हिट हो गए उसके, जैसे मैं गाना सुना दे रहा हूँ मैं। वही मैं कहने जा रही थी कि आप एक अपना कंपोज किया हुआ या कोई आपका फेवरेट सॉन्ग। बड़े काम की चीजें हूँ मैं, हाँ यारो समझो जरा। बड़े काम की चीजें हूँ मैं, हाँ यारो समझो जरा। हा 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 हा। कोई मुझको मोना कहे, कोई मुझको मोना कहे, कोई मुझको मोना कहे, पाणे जी, कोई मुझको डॉली शुक्ला जी, कोई मुझको मोना कहे, कोई मुझको डॉली। देख के मेरे नए शराबी, करते हैं लोग जेबे खाली, हाय करते हैं लोग जेबे खाली। बड़े झाम की चीजें हूँ मैं, हाँ यारो समझो जरा। बड़े काम की चीज हूँ मैं, हाँ यारो समझो जरा। हा 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 हा। कोई मुझको क्या समझे इमरती, लाइक यू। कोई मुझको समझे इमरती, समझे कोई बालू शाही। कोई मुझको समझे इमरती, समझे कोई बालू शाही। चोली के ऊपर नजरे गड़ा कर घूरे है कलुआ सिपाही, हाय झूरे है कलुआ सिपाही। बड़े काम की चीजें हूँ मैं, हाँ यारो समझो जरा। बड़े झाम की चीज हूँ मैं, हाँ यारो समझो जरा, समझो जरा, समझो जरा, समझो जरा।